गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू चैनल एडी पॉलिटिकल क्लासेस बाय सीमा आर्या। बेटा हम एमए पॉलिटिकल साइंस फाइनल का पेपर 2 कर रहे हैं जिसका नाम है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। हमने इसमें एक क्वेश्चन किया था ये तुलनात्मक राजनीति। अब देखो, अगर उस क्वेश्चन के साथ आपको ये भी साथ में पूछ लिया जाए कि तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक अध्ययन की विशेषताएं या उपयोगिता भी बताओ, तो उस वीडियो 1 में से आपने इंट्रोडक्शन पार्ट कर लेना है और उसमें ये ऐड कर देना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो, तुलनात्मक अध्ययन का प्रयोग, अब हम इसके बारे में बताएंगे कि ये जो अध्ययन की विशेषता है, इसमें ये बताना पड़ेगा कि ना ये किसने शुरुआत की, क्या क्या हुआ, क्या क्या चेंजेस आए, ये सब कुछ हम देखते हैं कि क्या किया जाता है इसमें। तुलनात्मक अध्ययन का प्रयोग सबसे पहले अरस्तु ने किया था, जिन्होंने लगभग 2300 वर्ष पहले अपने समय के राज्यों का तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद सर्वोत्तम आदर्श राज्य पता लगाने की कोशिश की थी कि सबसे अच्छा राज्य कौन सा होता है। अब इन्होंने क्या दिमाग लगाया था अरस्तु ने 2300 साल पहले। देखो, इन्होंने अपने राज्य का दूसरे राज्यों के साथ कंपैरिजन किया। तुलना क्या होती है? कंपैरिजन। और देखा कि मेरे शासन में ये बात अच्छी चल रही है वहाँ से, और दूसरों में क्या अच्छा चल रहा है वो भी अपना के सब कुछ अच्छा अच्छा मिक्स करके सर्वोत्तम आदर्श राज्य दिया। जो हमारे यहाँ अच्छा था वो तो ले ही लिया, और जो हमारे यहाँ गलत था और दूसरे देशों से आप पता चला कि ये नीति ऐसे नहीं ऐसे सही है, तो उसको अपना लिया। ठीक है। अब तुलनात्मक राजनीति के उन्होंने 3 घटक हैं जो बताए कि हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहला, हम किस चीज़ की तुलना करते हैं, ये देखो, हम किस प्रकार की तुलना करते हैं, हम क्यों तुलना कर रहे हैं, इन तीनों पे पहले ध्यान दो। अगर हम बात करें, एक्सप्लेनेशन दूं मैं अगर इस चीज़ की, तो किस चीज़ में क्या आ जाता है कि हम देशों के व्यवसाय की, संस्कृति की और राजनीति आदि की तुलना कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है। हम किस प्रकार की तुलना, हम 2 या 2 से अधिक देशों के संविधान का अध्ययन कर सकते हैं, सरकारों का तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं, राजनीतिक संस्थाओं का, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, कितना सब कुछ है जिसकी हम बेटा तुलना कर सकते हैं। विभिन्न देशों के राजनीतिक शासक के शक्ति का अध्ययन भी हम कर सकते हैं। और हम क्यों तुलना करते हैं, अगर हम इसकी बात करें तो देश में अच्छी नीतियां बनाने के लिए, दूसरे देशों की गतिविधियों को समझने के लिए हम तुलना करते हैं, जिससे वैश्विक प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन की भावना जागृत होती है दूसरे देशों के साथ, और हम खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। आइए आगे विशेषताएं देखते हैं। देखो बेटा, तुलनात्मक अध्ययन की विशेषता क्या है, उपयोगिता भी हम इसकी करेंगे। विशेषताएं देखो, नवीन विषय। अब देखो, ये जो तुलनात्मक राजनीति जो है, ये आधुनिक युग की उपज है, नया विषय है ये। एक तो ये विशेषता हो गई इसकी, क्योंकि इसका विकास दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात हुआ। दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात हुआ तो नया ही विषय हो गया। यह विकास के दौर से अभी भी गुजर रहा है, मतलब अभी भी इसमें नई नई चीज़ें ऐड हो रही हैं। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन को अधिक से अधिक नए विषय के रूप में स्थापित किया गया है। इसके बाद हम देखेंगे तुलनात्मक विधि के प्रयोग। अब क्या विधि है इसमें, 2 या 2 से अधिक देशों की राजनीतिक नीतियों की, संस्थाओं की तुलना की जाती है इसके अंदर। और तुलना से क्या किया जाता है बेटा, हमें पता चलता है दूसरे देशों के साथ क्या हमारी समानताएं हैं और क्या भिन्नताएं हैं, कहाँ हम उनसे बिल्कुल समान हैं और कहाँ भिन्न हैं, को समझना आसान हो जाता है। तो देख लो, वो भी अब अगर हमारे सामने 2 चीज़ें हो, हम उनका कंपैरिजन करें, तभी पता चलेगा ना कि किसमें ज़्यादा गुड क्वालिटीज़ हैं, है ना, वो अपनाएंगे ना, फिर हम वही खरीदेंगे। अगर हम कोई सामान खरीदने भी जाएं, 2 सामान हमारे साथ में हो या 2 गिफ्ट ले लो आप, तब भी हम तुलना करेंगे ना कि अच्छा ये ऐसे यूज़फुल है, ये ऐसे। तुलना करने से हमें पता चलता है ना बेटा कि क्या कहाँ बेनिफिट है हमें। ठीक है बेटा, आगे चलिए। वैज्ञानिक और तथ्य पर आधारित, कि वैज्ञानिक और तथ्य पर आधारित है। ऐसे नहीं कि बिना किसी बात के कोई भी डिसीजन ले लिया या कोई भी नीति का निर्माण कर दिया, नहीं। पहले डाटा कलेक्ट किया जाता है, सर्वे किया जाता है, आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, केस स्टडी की जाती है, और वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करके ही निष्कर्ष निकाला जाता है। ऐसे नहीं कि बिना बात के ऐसे ही कुछ भी बोल दिया। परिवर्तनशीलता का ध्यान। अब देखो, समाज और राजनीति लगातार बदल रहे हैं। आप देखो कितना चेंजेस हो गए हैं। अगर आप भारत की बात करें, पहले संयुक्त परिवार होते थे, अब सब अलग अलग रहने लग गए हैं। पहले लोग गांव में रहते थे, फिर शहरों की तरफ दौड़ने लग गए। अब देखो, पहले बच्चे पेरेंट्स का कहना मानते थे, मोबाइल फ़ोन नहीं थे, आपस में बातचीत ज़्यादा होती थी। अब कितना चेंज आ गया है ना बेटा, ये आप सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो कि परिवर्तनशील हैं। और समाज और राजनीति लगातार बदलते रहते हैं। राजनीति में पहले तो इतना भ्रष्टाचार नहीं होता था ना जितना अब देखने को मिलता है।
तुलनात्मक राजनीति इन परिवर्तनों के कारण और प्रभावों को वैज्ञानिक विश्लेषण करती है। पहले देखो फिर भी देश के साथ बहुत ज़्यादा प्यार की भावना हमें देखने को मिलती थी प्रत्येक व्यक्ति के अंदर। अब पैसे की तरफ ज़्यादा, भौतिकतावाद की तरफ ज़्यादा चले गए हैं। सिर्फ सारी बातों में प्राथमिकता पैसे को ज़्यादा दी जाती है। ये आप सब आई थिंक इस चीज़ को समझ रहे हैं। वस्तुनिष्ठता और निष्पक्षता की अगर हम बात करें तो तुलनात्मक राजनीति में पूर्वाग्रह नहीं होता, मतलब पूर्व कोई भी अनुमान नहीं लगाया जाता। अध्ययन निष्पक्ष होता है और आंकड़ों पर आधारित होता है। पक्षपात मतलब किसी के साथ भी कोई पक्षपात नहीं होता, निष्पक्ष बिल्कुल, और आंकड़ों के उसको देख के हुए कि हाँ ये आंकड़ा आया है ये सही है, तो उसी को ही देख के इस पे आधारित नीति का निर्माण किया जाता है। सिद्धांत निर्माण में सहायक होता है। तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर नए सिद्धांत विकसित होते हैं और पुराने सिद्धांतों की समीक्षा होती है। इससे राजनीतिक जो विज्ञान है एक वैज्ञानिक शाखा के रूप में और ज़्यादा मजबूत होता है, क्योंकि सब कुछ तथ्यों पर आंकड़ों पर आधारित है। विविध देशों का समावेश, यह केवल विकसित देशों के बारे में ही नहीं बल्कि विकासशील या अविकसित देशों की राजनीति का भी अध्ययन करता है। ऐसा नहीं है कि जो देश विकसित हो गए हैं इतने ज़्यादा, जैसे अमेरिका को ले लो कि इन्हीं का ही अध्ययन करते रहेंगे कि इन्होंने क्या तरक्कियाँ की कैसे की, नहीं। अविकसित देश में कहाँ क्या कमी रह गई है और कितना उन्होंने विकास किया कितना रह गया, इन सब के बारे में भी अध्ययन होता है। देशों की राजनीति का भी अध्ययन किया जाता है इसमें, और वैश्विक दृष्टिकोण इसमें विकसित होता है। अब देखो राजनीतिक प्रणालियाँ, व्यवहार और विशेष ध्यान, इन पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। प्रणालियाँ और व्यवहार के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। इसमें अच्छे से देखो कि वर्ड आ गया प्रणालियाँ। प्रणालियों में क्या होता है, सभी देशों की प्रणालियों में क्या क्या आएगा, लोकतंत्र आएगा, कहीं पे तानाशाही है, कहीं पे संसदीय प्रणाली है, कहीं पे राष्ट्रपति शासन है, वो प्रणाली है। तो इन सब का गहराई से तुलना की जाती है और सब देखते भी तो है ना कि अच्छा लोकतंत्र में ये फ़ायदे हैं ये नुकसान है, तानाशाही में ऐसा है, संसदीय में ऐसा है। तो तुलनात्मक अध्ययन से ही तो पता चलता है ना कहाँ पे क्या सही है और क्या गलत है। और उसके बाद अगर हम व्यवहार की बात करें, व्यवहार में हम क्या देखेंगे, मतदान व्यवहार कैसा है, राजनीतिक संस्कृति कैसी है, दल प्रणाली क्या है, नेतृत्व करने की शैली कौन सी है, और जनमत, जनता का मत क्या है, इत्यादि का भी विश्लेषण इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब आगे देखिए बहुविषयक दृष्टिकोण। बहुविषयक मतलब बहुत सारे विषय हैं इसके अंदर। देखो यह केवल राजनीति पर ही नहीं बल्कि समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास और मानव विज्ञान, अब देखो इनमें भी आगे अलग अलग पार्ट्स हैं, कितना बड़ा विषय है, कितने सारे टॉपिक हैं एक सब्जेक्ट के अंदर, आदि विषयों के ज्ञान का भी उपयोग करता है और इससे विश्लेषण अधिक व्यापक होता है। अपनी सारी चीज़ों के ज्ञान को लेके ही निकाला जाता है। अभी हम निष्कर्ष कर रहे हैं सिर्फ विशेषताओं का। इसके अगले पेज पे बिल्कुल हाफ पेज पे उपयोगिता दी हुई है, उस उपयोगिता को भी बेटा हम देखेंगे। देखो निष्कर्ष में तुलनात्मक राजनीति की विशेषता यह है कि यह राजनीति के अध्ययन को अधिक वैज्ञानिक बनाती है, ठीक है, और तुलनात्मक तथ्य जो तुलना करने के बाद जो भी होते हैं वो आंसर जो है वो तथ्य आधारित होते हैं और वैश्विक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करती है उसको। यह राजनीतिक प्रणालियों का, नीतियों का और व्यवहारों को भी बेहतर ढंग से समझने का एक प्रभावशाली तरीका है, प्रभावी तरीका है। एक बार इसकी उपयोगिता के बारे में भी जान लेते हैं। अगर वैसे तो आपको यही लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर आप इसको डिटेल में भी लिखना चाहो तो आप खुद बना के लिख सकते हो। हमने इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया है वीडियो 1 में और 2 में। उपयोगिता कैसे हुई तुलनात्मक अध्ययन की, कि विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों को समझने में सहायक होता है। तुलना करेंगे तभी तो समझ आएगा कि ये सही है ये गलत। राजनीतिक सिद्धांतों के विकास में सहायक है, समस्याओं की पहचान और समाधान में सहायक है, नीति निर्माण में मदद करता है, लोकतंत्र के विकास में योगदान और राजनीतिक संस्कृति और व्यवहार की समझ। देखो वैश्वीकरण के दौर में देशों के बीच समन्वय बना के रखता है। अब देखो जब हम तुलना करेंगे तो हम क्या करेंगे, राजनीतिक प्रणालियों को भी समझेंगे ना तुलना से कि अच्छा इन दोनों की, जैसे हम मान लो लोकतंत्र की और राष्ट्रीय जो शासन प्रणाली होती है उसकी तुलना करें तो हमें पता चलेगा ना कि राजनीति में क्या सही है क्या गलत, दोनों की अलग अलग डिटेल निकालेंगे। फिर वहाँ से हम अच्छी अच्छी बातों को छांट के उनके सिद्धांतों का निर्माण कर सकते हैं, किसी समस्या की पहचान भी कर सकते हैं और उसका समाधान भी ढूंढ सकते हैं, नीतियों का निर्माण करने में भी मदद मिलती है, लोकतंत्र के विकास में भी योगदान है, संस्कृति में, व्यवहार में और वैश्वीकरण सब में क्या मिलती है, तुलनात्मक अध्ययन से मदद मिलती है। यही इसकी उपयोगिता है। मैंने आपको बताया है कि अगर आपको
तुलनात्मक राजनीति वाले क्वेश्चन में विशेषताएं और उपयोगिता का वर्ड आ जाए तो बेटा जो वीडियो मैंने अब बनाई है उसको उसमें ऐड कर देना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू वेरी मच।